मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई और मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। वो कहने को तो गैर थे मगर अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई ख़ास तैयारी ना थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी यतीमी थी। कहने को तो 3 भाई भी थे मगर वो सिर्फ इतना कमाते जितना वो अपने बीबी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र ज़्यादा थी। वह मुझे हमेशा कहती, जितनी जल्दी तेरा फ़र्ज अदा कर दूंगी उतना ही अच्छा है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरे ससुराल से लोग जब मेरा सामान लेने आए तो मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियाँ भी दे कर गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी दिन जैद ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और सलाम का जवाब देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। हमारी पहली बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूँ महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और शादी से 1 हफ्ता पहले तक हम लगातार रोज़ाना ही फ़ोन पर बात करते रहे। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। जैद जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो प्यारा ही इतना था। वो जैद को देखते ही मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, इतना हैंडसम शोहर किसी को ही नसीब होता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला, कोई गंजा मिलता है। यह कहते हुए वो हंस पड़ी और मैं भी फ़क्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक जैद को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़रों से उसे देख लिया था। वो जिस तरह उसकी तारीफ़ कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने ही बैठा हो। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त दिल में अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जैद के साथ रहूँगी, और 1 हफ्ते में जैद ने जो मुझसे वायदा किया था, इसी बिना पर अब मुझे हमेशा के लिए मैके का दुख भूल जाना होगा। खौफ इस बात का था कि ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले, उसे वो खुशी भी कहाँ रास आ सकती है। वो उस खुशी को कम महसूस करता है और उस खुशी में गम को ज़्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और खौफ की कैफियत में मेरी रुखसती हो गई। मैं कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी सज संवर कर घूंघट किए जैद का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ साथ तेज हो रही थी। जैद के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम 2 दुल्हनें इस घर में आ गई। जैद के घर वालों ने अपना हर शौक शादी में पूरा किया, क्योंकि घर के वे ही 2 आखिरी बच्चे बचे हुए थे। बाकी सारे बच्चों की मेरे साथ ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 ननद और 2 जेठ भी थे। थोड़ा देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और जैद के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कई बातें याद आने लगी, क्योंकि जैद वाकई बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। जैद की स्मार्टनेस सबको इसलिए ज़्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शो निखार में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। मगर कहते हैं, जो चीज़ें इंसान की किस्मत में नहीं होती वो हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होती हैं। इसलिए उसका हुस्न एक आँख में चमक रहा होता है। अगली सुबह वालिमे की रस्म भी बहुत अच्छे से अदा हुई। जैद बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी भी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वो मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। हालांकि वो भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी। शायद वो अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी। जाने वो क्या सोच रही थी। खैर, वलीमा भी अच्छे से निपट गया। मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनाए थे, ताकि दोनों में किसी को कोई एतराज़ न हो।
हाँ, मगर रंग में फ़र्क ज़रूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देखकर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नज़र लग गई। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त जैद बात करते करते बेहोश हो गया। यूं अचानक से बेहोश होने के कारण मैं हैरान हो गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरे चीखने पर घर के बाकी लोग मेरे कमरे में आ गए और यूं जैद को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से जैद को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़कता है तो कोई उसके पैरों के तलवे मलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वो जैद को लेकर बाइक पर ही बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ससुराल क्योंकि शहर में ही था, इसलिए वो जैद को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मेरे जेठ ने कॉल की तो बताया कि जैद को होश आ गया है, जिसे सुनते ही मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई हो। थोड़ी देर में ही वो जैद को घर में ले आए। जैद के घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर जैद को गले से लगाते ही तेज़ आवाज़ में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का माथा चूमकर कहने लगी, मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी जैद को देखकर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निकाह के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है। पहले भले ही वो एक दिन की हो या कई सालों की, और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका शौहर ही होता है, जिसके दम से उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ होती हैं। जब जैद ने मेरी तरफ देखा तो वही खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागी चली आई, उनके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे जैद मुझसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। जैद ने दवाई ली हुई थी, इसलिए वो रात को जल्दी ही सो गए, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर जैद की तरफ देखती कि जैद ठीक से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से जैद को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा सोए। मैं उससे बात करना चाहती थी। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। जैद के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज़ देने पर जैद जाग गए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो, मैं अभी जिंदा हूँ। ये लफ्ज़ सुनते ही मैं उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहने लगी, जैद आपको अल्लाह की कसम आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जानते हैं मेरी जान बचती है आप में। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। जैद मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीवी हो। उस दिन मैं एक पल के लिए भी जैद से अलग नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन जैद बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले जैद ने मुझसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने जैद से पूछा, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवालात पर जैद ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि मुझे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कहते हुए जैद सर के दर्द से सिसकने लगे और मुझे अपनी दर्द भरी आवाज़ से कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है नाज, मेरा सिर दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ये कहते ही वह फिर से आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होता देखकर अपने हवास खोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कमरे से दीवानों की तरह बाहर भागी और अपनी सास को पुकारने लगी, ये कहते हुए कि जैद को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठे हो गए। जैद आज भी उसी हालत में ही था।
इस बार जैद को वो बड़े अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत कहा मैं अभी जैद के साथ ही जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात न सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम्हारा डोला वो कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त है और वैसे भी ये मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस रोज़ मुझे बहुत ही बुरी तरह से झटका था। मैं तो पहले ही जैद की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी। सास की इस तरह कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिए पर रखे आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी माँ को जैद की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही गमों की मारी थी। वो तो शुरू से ही मुझे देखकर ये कहती थी कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो गई थी। थोड़ी देर में ही फिर से जेठ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जैद होश में आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने जैद के टेस्ट लिख कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जैद के तमाम टेस्ट जल्द से जल्द करवाए जाएं, इसलिए हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे जैद के लिए मैं बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी अम्मी को कॉल कर ली, ये सोचते हुए अब जैद की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए अम्मी को बताना भी ज़रूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पे कोई भी जैद की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैंने अपनी अम्मी को कॉल की तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी, ये कहते हुए कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के तकरीबन 11 बजे जब जैद को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि रिपोर्ट्स 1-2 दिन में मिलेंगी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। ये सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती हैं। शायद उसका दिल बहुत जला हुआ था। कई अरमान थे जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह की लिखी को कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी माँ आ गई। वो जैद को देखकर रोती रही और बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। यूँ मेरी माँ उनकी बातें सुनकर बोझल दिल लिए वहाँ से चली गई और वो 1-2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा और हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रही कि जैद की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए। रिपोर्ट्स के आते ही सब घर वालों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैद को ब्रेन ट्यूमर था। मैं रिपोर्ट्स को पढ़ते ही अपने आप को जैद की बीमारी के लिए जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले जैद बिल्कुल ठीक था और एकदम से जैद को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो भी 3rd स्टेज में था। जैद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार नाउम्मीद होकर लौट आते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उनसे कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है जैद की आंखों की रोशनी चली जाए, याददाश्त में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग का मसला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला पेश आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। यूं ही जैद को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस दिन जैद का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे उल्टियाँ आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। अब हालात ऐसे थे कि मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। जैद का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप खुशकिस्मत हैं, जैद का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इसको बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक जैद
अस्पताल में ही एडमिट रहा। जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो उसको घर में लेकर आए। जिस दिन जैद घर में आया, कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वायदे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ एक वादा भी नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया। अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो वो हिम्मत हार बैठेगा, और वैसे भी वो इस हालत में है। उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए जैद को दिलासा देने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई जब जैद का पता लेने आए, जाने मेरी सास को क्या हो गया, वो मेरी अम्मी से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए कुछ दिन के लिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे में कहा कि मेरी अम्मी वापस पलट कर कोई जवाब न दे सकी और न ही पूछ पाई। मेरी सास मेरी अम्मी को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हुई। मैं जैद को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी, मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आया और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से लेके आ गया। उन्होंने मुझे जैद से एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार जैद को कॉल की, मगर जैद ने कॉल अटेंड नहीं की। वो कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि जैद ज़्यादा देर बात न करे। जाने उसे उन लोगों ने क्या कहा होगा। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप भाई से कहें कि मुझे जैद के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लोग यह सब कैसे कर सकते हैं? वो मेरा शौहर है, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। और अगर तुम इस बीच चली गई और जैद को कुछ भी हो गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और वैसे भी वो उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल की। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, अब तुम क्या चाहते हो? जैद इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने उनसे इतना बोला, ये कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे अम्मी के घर में आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और इसके बाद उन्होंने कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जबकि मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम छा गया। ये ऐसा मातम था जो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों ने मनाया। यानी अब वो सब मुझे मनहूस समझने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाया। अपने ससुराल पहुँची, जबकि मेरे भाई इस बात पर भी सख्त नाराज़ थे। उन्होंने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, और तुम किस मुँह से उस घर में जाओगी? मगर मेरे दिल के चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। खैर, मेरी माँ ने साथ वाले पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वो यह घर छोड़कर चले गए हैं। जब मेरी माँ ने जैद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो 1 हफ्ता पहले ही किराए के मकान में आए हैं, तो हमें ना जाने जैद के बारे में कुछ मालूम है और न ही उसके घर वालों के बारे में। मेरी माँ मुझे कोसते हुए घर में वापस ले आई, यह कहते हुए कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने छुड़ा लिया, और अब जैद इस दुनिया में नहीं रहा। तुम घर में बैठो और अपनी इद्दत से पूरी करो। इद्दत क्या पूरी करनी थी? मेरी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी,
कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। जबकि अभी तक ये मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ घर में एक नर्स को ले आई और उसने कहा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। बल्कि वो मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। ये अल्फाज सुनते ही मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जैद इस दुनिया में नहीं रहा था। तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी? अब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल जैद की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और कुछ दिन की जैद की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और जैद का साथ ही कितना था, मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी ज़िंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई अम्मी से कहने लगे, आप इसकी शादी कहीं और करवा दें। मगर मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैंने जैद को अपनी आँखों से कफन में नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि जैद जिंदा होगा। फिर दिल में ये भी सोचती कि अगर वो जिंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं बदला था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी माँ ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं मालूम। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी और अपने बेटे को पाल पोस लूँगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसके सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही ले जाती थी। घर में उसको किसने संभालना था? जिंदगी तो अब गुजारनी थी। दिन गुजर रहे थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ। वो मुझसे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी उनके साथ ही चली गई, क्योंकि दोनों छोटे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, न वो मुझे पूछते थे। ये सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा, जबकि मेरी माँ वहीं पुराने घर में ही रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जब हम जिस शहर में आए वो शहर बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग भी अच्छे थे। शायद अब पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी कि वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालत भी कुछ बेहतर हो गए। बेहतर इस हवाले से हुए, एक तो मेरा टीचिंग में तजुर्बा था और दूसरा भाई के घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था। वो चौथी क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आप बीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज़्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने जैद को याद नहीं किया हो। मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं यही कहती कि तुम्हारे पापा मुल्क से बाहर हैं। बल्कि मैं उससे झूठ बोलती रही। उसकी हर सालगिरह पर उसे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफ़ा दे देती और उस पर जैद का नाम लिख देती, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे पापा ने बाहर से भेजा है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था। वो अपने बाप की कमी को महसूस करने लगा था। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया। इस बीच मैडम ने मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं उनसे हमेशा यही कहती कि मेरा दिल कहता है कि जैद जिंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर ज़रूर आना। क्योंकि मेरी मैडम से ज़्यादा बनती थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शादी 1 हफ्ते बाद ही थी। मैं हमेशा की तरह बेवगी का लिबास पहने, उदास दिल लिए, झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने देखा वहाँ पर
उस इंसान को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतज़ार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैद मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वही सकते की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में रखा था कि जैद जिंदा है। वो किसी मोड़ पर कभी न कभी मुझे ज़रूर मिलेगा, और आज वो मिल गया। मैं उस वक्त जैद से कुछ ना कह पाई। शादी में बहुत मुश्किल से वहाँ पर सारी रस्म के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। ये भी जानती थी कि जिस अंदाज में मुझे जैद ने देखा है, वो भी मुझसे ज़रूर बात करना चाहेगा। जैसे बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल से निकल ही रही थी। वहाँ पर जैद हमारे ही इंतज़ार में खड़ा था। जैद को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और उससे पूछूं वो जिंदा था, मगर वो इतने अरसे कहाँ रहा। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि जैद उनकी बेटी की ससुराल की तरफ से आए हैं, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याह कर गई थी। इससे पहले कि मैं जैद से कुछ पूछती या वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहा और ख़ुद जैद से पूछने लगी, ये कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले। तुम जिंदा थे, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर गए थे, मगर आज तुम्हें जिंदा अपने सामने खड़ा देखकर मुझे यकीन तो हो गया है कि मेरा दिल सच कह रहा था। मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए जैद मुझसे कहने लगा, तुम ड्रामा ख़त्म करो। एक तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर से यह कह कर गई हो कि तुम बीमार शौहर के साथ सारी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, और वो वैसे भी जैद की ज़िंदगी का क्या पता, आज है तो कल नहीं। ये कहकर तुम वहाँ से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत सी मिन्नतें की थी। ये सुनते ही जैद पर वह फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का सिर्फ इतना जवाब दिया, ये सब झूठ है, और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? जैद को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी आमिल ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी हुई यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनते ही जैद मुझसे तंजिया लहजे में कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए जैद के सामने उसे लाकर खड़ा किया, ये कहते हुए, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा अक्स नहीं? जैद ने जब बेटे की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा जैद की ही कॉपी था। फिर मैं वहाँ से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आ गई, जबकि जैद इस बात पर जिद कर रहा था कि मेरे बेटे को उसके साथ जाने दो और ख़ुद भी उसके साथ आऊं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। इसके बाद कई बार जैद ने हमारे घर में आकर माफ़ी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर में लेकर आया, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं तो मनहूस बेवा जैसे शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ, और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैद मुझसे कहने लगा, उसने एक दो बार कोशिश की थी, मगर तब मैं उधर से आ गई थी, मगर मैं जानती थी
वो ये सब झूठ कह रहा है, क्योंकि मेरे दोनों दूसरे भाई उसी घर में रहते थे और सबसे बढ़कर जैद के पास मेरा फ़ोन नंबर भी था। जैद ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वो सिर्फ मेरी तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मैंने जैद से कहा, मेरा क्या है, आधी ज़िंदगी गुजर गई है और आधी बाकी है। अल्लाह ने मुझे बेटे जैसे मजबूत सहारे से नवाज दिया है। मैं इसके सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। वैसे भी मैं मनहूस थी, यही समझकर तुमने भी अपने घर वालों का साथ देते हुए मुझे छोड़ दिया। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करती रही, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा था, जबकि मैंने उससे कई बार कहा कि वो तुम्हारे पापा हैं, तुम उनसे मिलते जुलते रहा करो। मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने बाप से मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।